हाँ चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। देखिए पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, पहले हम लोग समझते हैं ना कि ये जो फोटो हम बना दिए हैं बोर्ड पे, ये फोटो किस चीज़ का है। देखिए फोटो देख करके लग रहा होगा कि मतलब अलग अलग तरीके का विचार आ सकता है आप लोग के मन में। फोटो देख के लग रहा होगा कि जैसे कोई बगीचा बना दिए हैं और बहुत सारा ऐसे ऐसे करके फूल पत्ती ये सब बना दिए हैं। कुछ लोग, लड़का लोग ये भी सोच रहा होगा नहीं सर ये तो एक हाथ लग रहा है, किसी खूबसूरत महिला का हाथ लग रहा है और उस हाथ में मेहंदी का डिजाइन लग रहा है सर ये तो। हाँ तो ना तो ये बगीचा में फूल है, ना ही ये किसी खूबसूरत महिला के हाथ का मेहंदी है। ये जो फोटो है ना, ये फोटो है ओवरी का, ह्यूमन फीमेल ओवरी का। जी हाँ, वही छोटका छोटका ओवरी जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है एक फीमेल का, वही ओवरी का ये फोटो है। अब आप बोलेंगे सर बाप रे बाप, तो मतलब पेट के अंदर ओवरी आप बोल रहे हैं इतना छोटा छोटा प्रेजेंट होता है और आप इतना बड़ा बना दिए हैं, तो भैया होता ही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इतना छोटा बना देंगे तो कैसे दिख जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिए हैं। लेकिन खाली देख लेने से बात नहीं हो जाएगा, आपको समझने में आना चाहिए कि ये जो फोटो है वो है कहां का। हमारा बॉडी पार्ट का ही फोटो है, लेकिन फोटो जो है वो कहां का फोटो है। तो वो फोटो, क्या ये फोटो मेल में मिलेगा? नहीं, एक मैन के अंदर ऐसा फोटो, ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर है एक फीमेल के बॉडी में प्रेजेंट होता है। फीमेल के बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है? फीमेल के बॉडी में उसके एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि पेट में प्रेजेंट होता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। आपको तो बताए थे ना, फीमेल के बॉडी में यहां पे प्रेजेंट होता है यूटेरस। यूट्रस के दोनों तरफ, अरे ऐसा यूट्रस के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के नीचे आपको दोनों तरफ दो गोल गोल बना दिए थे। वही सब स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे थे ओवरी बोल रहे थे। हाँ ये वही ओवरी का फोटो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिस दिन आपको इंट्रो बता रहे होंगे उस दिन बनाए होंगे, छोटका छोटका दोनों साइड ओवरी। वही एक ओवरी को हम यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं। आपको पता है इतना बड़ा जो हम बना दिए हैं ना, एक्चुअल में कितना बड़ा होता है मालूम है? स्केल देखे हैं जिसे, अरे जिसे लकीर खींचते हैं, स्केल देखे हैं, छोटका वाला स्केल कितना सेंटीमीटर का रहता है बताओ तो वो स्केल देखे है ना 15 सेंटीमीटर वाला, वो स्केल का 1/3 भाग समझ जाइए, मतलब 1/3 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? अरे 5 सेंटीमीटर। अरे 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलिए 5 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होगा, इतने बड़ा होता है ये ओवरी है। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के नीचे जो फीमेल के बॉडी में ओवरी प्रेजेंट होता है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। आप लोग समझिए कि इतना छोटा सा स्ट्रक्चर का बातें कर रहे हैं और उसको सोचिए इतना बड़ा करके हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो वही ओवरी, दोनों ओवरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरी आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी अटैच्ड विद द पेल्विक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी जो है ना, ये आपको तो पता है फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट इसीलिए ना कहा कि इस क्लास के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। जैसे हम लोग सीखने वाले हैं कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, यानी कि एट द मिडिल पोजीशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवम का रिलीज होता है। हम लोग जानते हैं ना, एक लेमैन भी जानेगा कि भाई देखिए जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग जो है एग का रिलीज होता है और उसी दौरान अगर स्पर्म गया तो एग के साथ मीटिंग कर दिया। तो वो जो एग, स्पर्म का तो हम लोग सारा कहानी देख लिए, वो जो एग जो निकलेगा ना, वो एग किस तरीके से बनता है, किस तरीके से एग निकलता है, कब एग निकलता है, ये सब चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक फीमेल का बॉडी में बर्थ के समय कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, यानी कि 12 से 13 साल तक का एज तक में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और प्यूबर्टी के बाद से लेकर के मेनोपॉज तक कौन कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी केस में अगर प्रेगनेंसी होता है तो क्या चेंजेस आएगा आपको ओवरी में, या अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, आहा बच गए यार, हैं, तो तब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी अगर आएगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हम बताए थे यहाँ पे यूट्रस में बेडिंग तैयार करना पड़ता है, तो बेड को तैयार करने के लिए यहाँ से सिग्नल आता है। हाँ आप सही सुन रहे हैं, वो एंडोमेट्रियम, वो जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना, उसका बेड को तैयार करने के लिए जो सिग्नल आता है ओवरी से आता है। मतलब समझिए कितना खतरनाक स्ट्रक्चर है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्लास भी बहुत वाइटल क्लास है। इस क्लास को करने के बाद आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। इनफैक्ट आप फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का मोर देन 75 to 80% बात आप समझ जाएंगे। किस तरीके से प्रेगनेंसी होगा तब क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा तब क्या होगा, है
प्रेगनेंसी जब होता है तो यहाँ कौन कौन सा चेंजेस आता है, कब तक जो है एबॉर्शन हो सकता है। ज्यादातर देखिए प्रेग्नेंट, मान लीजिए कंसीव हो गया यानी कि प्रेगनेंसी हो गया, तो प्रेगनेंसी होने के बाद कब तक जो है सबसे ज्यादा चांस रहता है कि एबॉर्शन हो जाएगा। एबॉर्शन हम लोग बोलते हैं मिसकैरेज को बोलते हैं, मतलब अगर एक फीमेल को जो है बेबी को रखना है, लेकिन अगर इन केस अगर बेबी का डेथ हो जाता है पेटे में, तो ये कब तक हो सकता है बेबी का डेथ, क्यों हो सकता है बेबी का डेथ, बेबी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहां से क्या क्या सिग्नल जाएगा और किस तरीके से ये ह्यूमन का, फीमेल का रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पूरा काम करता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग बात करेंगे फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। देखिए ओवरी जो है ना, ये दो को काम करता है। हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी कितना काम करता है, दो काम करता है। पहला काम जो ओवरी करेगा ना, ये फीमेल गैमीट को बनाएगा। पहला काम ये क्या, अरे गैमीट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो क्या करेगा, गैमीट बनाएगा। जैसे कि मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था दैट वाज टेस्टिस, क्या कर रहा था, मेल गैमीट बना रहा था। क्या बोल रहे थे, स्पर्म बोल रहे थे। तो ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दैट इज नॉट यूटरस और एनी एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज दिस ओवरी। तो ये जो है ये फीमेल का गैमीट बनाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एग या ओवम। तो एग या ओवम यहाँ पे कैसे बनेगा इसको भी हम लोग समझेंगे। ये हो गया ओवरी का पहला फंक्शन। दूसरा इसका फंक्शन है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स का भी रिलीज करता है, जैसे कि ईस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन का भी रिलीज यहाँ पे करता है। और आपको तो पता है फीमेल के बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जरूरत बहुत ज्यादा रहता है। ये सब चीज जो है ओवरी का ये दो फंक्शन हो जाएगा। पहला फंक्शन फीमेल गैमीट को बनाना यानी कि ओवम या एग को बनाना, दूसरा फंक्शन स्टेरॉइडल हार्मोन्स को सीक्रेट करना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से, हमको पता है कि ओवरी के अंदर ही होता है मेल गैमीट, मेल गैमीट हम बता रहे हैं, हाँ फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन किस तरीके से। देखिए ऐसा कुछ होता है ओवरी का स्ट्रक्चर, 5 सेंटीमीटर लगभग में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। बोलते हैं कि आलमंड शेप का होता है, बादाम शेप का। बादाम, पिस्ता बादाम नहीं देखा है, आलमंड है जो बादाम रहता है, तो बादाम शेप का प्रेजेंट होता है ये ओवरी। तो देखिए कुछ इसी तरीके का प्रेजेंट होता है ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, यानी कि फीमेल गैमीट यानी कि ओवम को बनने के लिए ना बहुत सारा स्टेज को गुजरना पड़ता है। हम लोग देखे हुए थे पिछला क्लास में oogenesis का प्रोसेस में, जहां हम लोग देखे थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल, देन oogonia, देन प्राइमरी oocyte, और वहां पे देखे कि प्राइमरी oocyte जो है वो फॉलिकल्स के अंदर उसके चारों तरफ फॉलिकल्स डेवलप कर जा रहा था। ये सब चीज देखिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो था ना वो तो खैर आपका बन रहा था, आपका यॉर्क सेक, एंडोडर्मल सेल ऑफ द यॉर्क सेक में बन रहा था, वहां से माइग्रेट करके आ जा रहा था ओवरी के अंदर। जब फीमेल का बर्थ नहीं हुआ है, जब ये जो फीमेल चाइल्ड है इसका बर्थ अभी नहीं भी हुआ है ना, इससे पहले से इसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके ओवरी में आ जाता है ये प्राइमरी oocyte सब। देखिए यहां पे हम कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हैं कुछ इस तरीके से, ये हम फिर से बोल रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अगर कनेक्ट नहीं कर पाए हैं मेंटली, आप फिर से जुड़ जाइए। ये हम ओवरी बना दिए हैं, डायग्राम को समझना बहुत जरूरत है। बहुत सारा ब्लड वेसल भी आया हुआ रहता है, लिम्फ वेसल्स भी आया हुआ रहता है, ब्लड सप्लाई बहुत हेवी ब्लड सप्लाई रहता है ओवरी के अंदर, कहा कि ग्रोथ वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा यहां होना पड़ता है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं ना कि फीमेल का भी बर्थ भी नहीं हुआ है, उसका ओवरी जो है 5th वीक तक में जो है उसका ओवरी वगैरह बन गया है, और उसका ओवरी में प्राइमोर्डियल, हमको तो पता है ना फीमेल गैमीट हो या मेल गैमीट बनता कहां से है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्यार से क्या बोलते हैं, पीजीसी बोलते हैं। तो वो जो पीजीसी था यॉर्क सेक का एंडोडर्मल सेल से जो है वहां से माइग्रेट करके आ गया है, फीमेल का ओवरी में आ गया है। यही देखिए, ये देखिए वो प्राइमोर्डियल जर्म से जो है oogonia बना, oogonia बनने के बाद प्राइमरी oocyte बन गया, यही है वो प्राइमरी oocyte। जी हाँ, यही प्राइमरी oocyte यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत सारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट, ये सब जन्म से पहले का बात कर रहे हैं हम, अभी बच्चा का जो है जन्मो नहीं हुआ है, उससे पहले ये सब कांड यहाँ पे हो रहा है। प्राइमरी oocyte बन गया है, प्राइमरी oocyte आप समझ गए हैं प्राइमरी oocyte कहां से आया, पीजीसी, पीजीसी से oogonia, oogonia से प्राइमरी oocyte, ये ओवरी में आ चुका है, बेबी का अभी तक जन्म नहीं हुआ है। देखिए ओवरी में ना
ये जो ओवरी का जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का लाइनिंग होता है, ओवरी का पूरा ओवरी का अगर बात करेंगे ना तो बाहर वाला पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाला पोर्शन को मेडुला। अरे बायोलॉजी में तो हर ऑर्गन का वही बोलते हैं, बाहर वाला को क्या बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या बोलते हैं मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला में बहुत सारा ब्लड सप्लाई वगैरह हुआ रहता है। ये जो ओवरी के अंदर जो लाइनिंग दिख रहे हैं ना, इस लाइनिंग को बोलते हैं सरफेस एपिथेलियम। पहले जो साइंटिस्ट लोग का मानना था वो लोग इसको बोल रहे थे जो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम बोल रहे थे, लेकिन अभी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके अकॉर्डिंग इस लाइनिंग, इस लेयर का नाम है सरफेस एपिथेलियम। ये सब बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट हम बता रहे हैं, कहीं आपको ये सब पॉइंट आपको नहीं मिल सकता है, बहुत एक्सक्लूसिव पॉइंट हम बता रहे हैं। तो ये सब को हम लोग बोलते हैं सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं। अच्छा, इसी के अंदर जो है देखिए यहाँ पे जो है आपका प्राइमरी oocyte आ गया है। कहां से आया प्राइमरी oocyte? प्राइमरी oocyte आया उगोनिया से, उगोनिया आया प्राइमोडियल जर्म से। प्राइमोडियल जर्म सेल कहां बना था? एट द एंडोडर्मल सेल ऑफ द यॉर्क सेक, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये आपका आ गया प्राइमरी oocyte बनकर के तैयार है। इस प्राइमरी देखिए जो बीच में जो गोल गोल बनाए हैं ना, ब्लैक ब्लैक छोटा छोटा, यही है आपका प्राइमरी oocyte। कौन सा स्टेज में अरेस्टेड है? अरे हम तो बताए थे ना, बर्थ से पहले कौन सा स्टेज में अरेस्टेड रहता है? प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है। अरेस्टेड है अभी बेचारा, रुका हुआ है। कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक प्यूबर्टी को अटेन नहीं कर लेगा। अरे बोले थे ना, जब तक प्यूबर्टी को अटेंड नहीं कर लेगा प्रोफेज 1 में ही ये अरेस्टेड रह जाएगा। ये जो प्राइमरी oocyte है ना, इसके चारों तरफ सरफेस एपिथेलियम का ही कुछ सेल जो है ये फॉलिकल बना लेता है। इसके चारों तरफ जो है प्रोटेक्शन वगैरह हर स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे सरफेस एपिथेलियम का ही कुछ सेल जो है इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल बना देते हैं, फॉलिकल स्तर का बन जाता है। ये सबको फॉलिकल हम लोग बोलते हैं। देखिए लिखे हुए हैं फॉलिकुलर सेल। कहां से बना है? तो एपिथेलियम ऑफ द ओवरी, यही ओवरी का ही स्ट्रक्चर से बन जाता है। वो सब छोटा छोटा फूल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है। फॉलिकल का मतलब होता है ना स्मॉल बैग, छोटा कैविटी को हम लोग फॉलिकल बोलते हैं। ये सब छोटा फॉलिकल यहाँ पे बन के रह जाता है। इसको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है और साथ में कुछ हार्मोन्स वगैरह का रिलीज करता है। तो प्राइमरी oocyte सेंटर में प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ ग्रो कर गया, क्या फॉलिकल ग्रो कर गया। और आपको तो पता है सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइमरी oocyte present inside the primordial follicle। अरे गोल गोल जो फूल टाइप का डिजाइन देख रहे हैं उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। उसके अंदर मेन जो मटेरियल है ना उसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ये प्राइमोडियल फॉलिकल थोड़ा सा साइज में और ग्रो करने लग जाएगा, हालांकि बहुत सारा तो डिजेनरेटे करने लग जाएंगे। हमको तो पता है ना, फॉलिकुलर एट्रीसिया बताए थे कल का क्लास के अंदर, बहुत सारा डिजेनरेट करने लग जाएंगे। कुछ प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ये ग्रो करने लग जाएंगे, अपना जो है साइज वगैरह को एनहांस करने लग जाएंगे, एनलार्ज करने लग जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। है कुछ प्राइमरी फॉलिकल यहां पे बन करके तैयार हो जाएगा। अब अच्छा, इस कंडीशन में आप मान लीजिए कि बेबी का जो है बर्थ हो चुका है, यानी कि बेबी का बर्थ प्राइमोडियल। अच्छा, बेबी का बर्थ के कंडीशन में अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइमरी oocyte विद इन द प्राइमोडियल फॉलिकल। इसके बाद बर्थ हो गया है और इसी कंडीशन में अरेस्टेड रह गया बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पहुंचते पहुंचते ये सब चेंजेस होने लग जाएगा। अब आप समझ गए जो कल अनुरूपा का क्वेश्चन था, अब आप समझ गए। अनुरूपा, इज इट बिकमिंग मोर क्लियर नाउ? हाँ, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हर मंथ जो साइकिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कल आपका, कि हर मंथ जो साइकिल जो चलता है वो साइकिल कहां से स्टार्ट होता है। यहां तक तो बर्थ हो गया, बर्थ से पहले तक यहां था, उसके बाद बिफोर प्यूबर्टी तक इतना ही रहता है। प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी अटेन होने से जस्ट कुछ देर पहले, 8 से 9 महीना पहले, प्यूबर्टी से 8 से, ये सब काम होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। प्राइमोडियल फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए प्राइमोडियल फॉलिकल थोड़ा सा ग्रो करके बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब बनेंगे ना, यहां पे भी देखिए अब जो है जो फीमेल है, अब ये प्यूबर्टी को अटेन कर रही है, यानी कि अब जो फीमेल का एज कितना हो गया है? 11 to 13, 11 to 11-12 साल का उम्र पहुंच चुका है यहाँ पे फीमेल का। यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। oocyte चेंज नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा। और हमको तो पता है मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगा? जब वो प्यूबर्टी को स्ट्राइक कर जाएगी।
है, तब इसका जो है मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि प्रोफेज 1 का जो अरेस्ट लगा था वो अरेस्ट टूट जाएगा। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, मियोसिस 1 कंप्लीट। मियोसिस 2 विल बी स्टार्टेड बट इट विल बी अरेस्टेड इन द मेटाफेज 2। कब तक अरेस्ट रहेगा? जब तक स्पर्म के साथ मीटिंग नहीं हो जाता है। तो ये प्राइमरी oocyte अंदर वाला रहेगा, लेकिन इस प्राइमरी oocyte ये जो प्राइमरी oocyte है ना, ये सोचता है ना कि अब तो हम जो है बहुत ग्रो कर रहे हैं, अब जो है हमको बहुत काम करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ एक थिन ट्रांसपेरेंट एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है प्राइमरी oocyte। और ये जो ब्लैक, ये जो रेड इंक से ये जो मेम्ब्रेन बनाया है ना, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और आज के बाद इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे ZP। बहुत जगह GF लिख दिए हैं, हाँ आप नोट्स में देखेंगे तो बहुत जगह GF लिख दिए हैं, यहाँ पे भी देखिए बहुत जगह GF वगैरह लिख दिए हैं। शॉर्ट GF का मतलब लड़का लोग देख करके बहुत खुश, आहा सर आज GF के बारे में बात करने वाले हैं। नहीं बाबू, ऐसा कोई बात नहीं है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। हाँ, तो नोट्स के अंदर भी बहुत सारा शॉर्टकट वगैरह दिए हुए हैं, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए प्राइमरी oocyte जब प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये डेवलप होने के बाद बन जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब बनाना तो प्राइमरी oocyte अपने चारों तरफ बना दिया क्या, एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बना दिया, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर तो वही आपका फॉलिकल प्रेजेंट है। ये सब फॉलिकल को अब हम लोग बोलने लग जाते हैं ग्रेनुलोसा सेल। यहाँ पे जो फॉलिकल है ना, फ्लैट फॉलिकल है, एकदम चिपका हुआ फॉलिकल है। यही फॉलिकल थोड़ा थोड़ा इलोंगेट करने लग जाते हैं, लेंथ इंक्रीज करने लग जाते हैं, देन द नेम ऑफ दिस फॉलिकल्स बिकम ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा लेयर या मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। किसी किसी किताब में आप लिखेंगे लिखा हुआ, प्रदीप वगैरह में आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ये सब बन जाएगा। तो ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल, ये यहाँ पे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, देखिए लिखे हुए भी हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं ग्रेनुलोसा सेल। जब इलोंगेटेड हो गए थोड़ा सा, इनका नाम बदल गया। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइमरी oocyte, इसके बाहर जोना पेलुसिडा, इसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल, और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको बोलते हैं बेसल लेमिना। इस तरीके से ये प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन करके तैयार हो गया। कुछ प्राइमरी फॉलिकल जो है और डेवलप करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल भी बहुत सारे जो है डिजेनरेट कर जाते हैं। देखिए लगभग 6 से 10 या 12 प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा, और वो प्राइमरी फॉलिकल, बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल तो डिजेनरेट कर जाएगा, फॉलिकुलर एट्रीसिया में ही चला जाएगा। लेकिन कुछ प्राइमरी फॉलिकल जो सर्वाइव कर जाएगा ना, हम तो बोले हैं ना, दुनिया में अगर रहना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना पड़ेगा। कौन बोला था ये थ्योरी? चार्ल्स डार्विन बोले थे ये थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिट वही करेगा सर्वाइव। दुनिया का ये नियम है, हर चीज में यही नियम है। तो वो फॉलिकल, जो मेजॉरिटी फॉलिकल खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो फॉलिकल टिक गया ना, जो फॉलिकल रह गया, वो बना देगा सेकेंडरी फॉलिकल। 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी बीच का मटेरियल वही रहेगा, यहाँ पे भी था प्राइमरी oocyte, यहाँ पे भी गोल वाला है प्राइमरी oocyte, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। हम तो आपको बोल दिए है ना, जब तक मैच्योरेशन अटेंड नहीं करेगा ये प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगा। तो अंदर का मटेरियल जो है प्राइमरी oocyte रह गया। प्राइमरी oocyte के बाहर बोलिए रेड वाला कौन सा लेयर है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर ये जो फॉलिकुलर सेल्स, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल बोलेंगे। ग्रेनुलोसा सेल के बाहर जो है बेसल लेमिना मिल जाएगा। देखिए ना, ग्रेनुलोसा सेल हम बना दिए हैं ये सब, इसके बाहर देखिए बेसल लेमिना मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, इसके बाहर में कुछ जो है वास्कुलर सेल्स का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। ये बेसल लेमिना के बाहर में कुछ वास्कुलर सेल्स वगैरह का, हाईली वास्कुलर सेल्स वगैरह का क्लस्टर बनने लग जाएगा, एंड वी कॉल इट एज थीका इंटरना। और थीका इंटरना के बाहर कुछ और मेम्ब्रेन बन जाएंगे जिसको बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। ये कनेक्टिव टिश्यू का बनता है, फाइब्रस लेयर रहता है थीका एक्सटर्ना, जबकि थीका इंटरना जो है एपिथेलियल लेयर रहता है, भास्कुलेटेड लेयर रहता है थीका इंटरना। यही थीका इंटरना जो है ईस्ट्रोजन रिलीज करता है, फीमेल का जो बहुत प्राइमरी हार्मोन है ईस्ट्रोजन, यही थीका इंटरना रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन का। बहुत वाइटल पॉइंट है, नोट्स में अवेलेबल है। जबकि थीका एक्सटर्ना जो है खाली एक फाइब्रस टिश्यू का, फाइब्रस का लेयर प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ना, अब देखिए यहाँ पे अब आपको पर मंथ का साइकिल स्टार्ट हो चुका है। फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है वो साइकिल अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए सेकेंडरी फॉलिकल आपका जैसे ही फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपको ट्रेलर दिखा देते हैं। 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक ब्लीडिंग, 5 दिन से लेकर के अगला 23 दिन तक फॉलिकल का बनना, 5 दिन से लेकर के अगला 14वां दिन तक 14th डे तक फॉलिकल बनना, 14th डे पे फॉलिकल एग रिलीज हो जाएगा और कहानी
कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये सब कहानी चौथे दिन के बाद से हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चौथे दिन के बाद से ये सब, कहे कि 3 से 5 दिन का ब्लीडिंग, उसके बाद से ये सब कहानी हो रहा है। 1 से 2 सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है फिर टर्शरी फॉलिकल बना देगा। अब समझिए टर्शरी फॉलिकल डेवलपमेंट कर रहा है ना यार, एडवांसमेंट हो रहा है धीरे धीरे करके। देखिए अंदर में अभी वो प्राइमरी oocyte है, आपको तो पता है जब तक मैच्योरेशन नहीं होगा अंदर में प्राइमरी oocyte ही रह जाएगा। मैच्योरेशन कब होगा, यानी कि जब उसका एकदम प्यूबरिटी को स्ट्राइक कर जाएगी। टर्शरी फॉलिकल के केस में समझिए क्या हो रहा है, कुछ ग्रेनुलोसा सेल जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा कंडेंस हो जाते हैं और जोना पेलुसिडा के जस्ट बाहर में थोड़ा सा जो है आने लग जाते हैं, उसको घेरने लग जाते हैं। और ये सब जो सेल यहां पे बन गया ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। वही कोरोना का स्पेलिंग जो कोरोना वायरस, लेकिन ये वायरस नहीं है, ये है कोरोना रेडिएटा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे अंदर में क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर कौन सा मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा है, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा है, इसके बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल। ये जो ग्रेनुलोसा सेल का जो लेयर यहाँ पे बहुत सारा बना है ना, 6 से 8 को लेयर यहाँ पे बन गया है। ये लेयर के बीच में यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो गया है। यहाँ पे इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम कैविटी। ब्लड वगैरह का वेसल्स वगैरह से ऊज आउट करके कुछ कुछ फ्लूइड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से इस जगह को एंट्रल फ्लूइड बोलते हैं और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं। यही कैविटी जो है धीरे धीरे प्राइमरी oocyte को इस तरफ बाहर तरफ पुश करता है। इसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि इसको ग्रेनुलोसा सेल, इसके बाहर बेसल लेमिना, इसके बाहर थीका इंटरना, इसके बाहर थीका एक्सटर्ना, इस तरीके से आपका टर्शरी फॉलिकल बन करके तैयार है। ये आपका बन करके यहाँ पे तैयार हो चुका है। टर्शरी फॉलिकल फिर मैच्योर करेगा एंड नाउ इट विल फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, या इसको हम लोग बोल देते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। आइए इसका स्ट्रक्चर को जरा समझते हैं। अंदर में क्या प्रेजेंट होगा, अब ये मैच्योर कर चुका है, इसके अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब प्राइमरी oocyte क्या बन जाएगा, oogenesis का क्लास को रिकॉल कीजिए, प्राइमरी oocyte से बन जाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। देखिए सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, स्टार मार्क लगा दिए हैं, मतलब बहुत वाइटल है। इसके बाहर जो, अब तो आप लोगों को रटा गया होगा स्ट्रक्चर, सब नहीं रटाया है। अरे सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर जोना पेलुसिडा, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा, इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल का लेयर। ग्रेनुलोसा सेल का एक लेयर जो है कोरोना रेडिएटा का जस्ट बाहर मिलता है, ये वाला लेयर। देखिए ना यहाँ पे देखिए पूरा सब कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया। ग्रेनुलोसा सेल का ये वाला लेयर जो है इसके सामने आ गया, मतलब कि जो कोरोना रेडिएटा के नजदीक आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस oophoricus, CUMULUSPHORICUS, क्यूमुलस oophoricus इसको हम लोग बोलते हैं, या जर्म हिल इसको बोलते हैं, या डिस्कस प्रोलिगेरस इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहा है, इस कंडीशन में यहाँ ये वाला क्या है, ये गैप क्या है, एंट्रम। अरे एंट्रम बना था ना, ये गैप क्या बना था, एंट्रम था, ये भी यहाँ भी एंट्रम। अब जब है, अब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे आ जाएगा, यानी कि जब आपका जो है देखिए प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी oocyte, और बाकी तो फॉलिकल सबका खाली चेंज हो रहा है, नाम वगैरह स्ट्रक्चर का अलग अलग है। एंट्रम कैविटी वगैरह टर्शरी फॉलिकल से दिखना शुरू हो गया है, इस तरीके का थोड़ा थोड़ा खाली स्ट्रक्चर है। अब आपका 14th डे हो चुका है। ये देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये थोड़ा सा साइड के तरफ पुश होने लग जाता है। इसको बोलते हैं इसेंट्रिक मूवमेंट। इसेंट्रिक वर्ड का मतलब हो गया कि सेंटर से हटने लग जाता है। हालांकि फोटो में आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, ये इसको पता है कि अब हमको बाहर निकलना है, तो ये जो है साइड की तरफ आने लग जाता है। अच्छा, अब जो है 14th डे आपका यहाँ पे हो चुका है। 14th डे जब हो जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल जो है ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे ना ये जो पूरा ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये रप्चर कर जाएगा, ये फट जाएगा, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। देखिए रप्चर कर गया, पूरा सारा खोखली सब जो है अंदर रह गया, और मेन जो आपका मटेरियल था, यानी कि देखिए देखिए क्या बाहर निकला। देखिए ये बोलिए क्या है, सेकेंडरी oocyte, कौन सा स्टेज में, मेटाफेज 2 में। सेकेंडरी oocyte के बाहर जोना पेलुसिडा, इसके बाहर कोरोना रेडिएटा। मेन मटेरियल आपका यहां से बाहर निकल गया, अंदर में रह गया खाली खोखला। ये ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है, बोलते हैं रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल।
ये काम यहाँ पे हो गया। बोलिए सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल गया। याद कीजिए फीमेल का इंट्रो वाला क्लास, यानी कि आपका जो ओवरी से ओवम, अरे इसी को तो बोल रहे थे हम लोग वहां। देखिए ये सेकेंडरी oocyte जोना पेलोसिडा कोरोना रेडिएटा बन गया, सेकेंडरी oocyte यहाँ से बाहर निकल गया, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल अंदर रह गया। अब क्या होगा, अब सेकेंडरी जो oocyte है यहाँ से निकल गया, ओवरी से आपका सेकेंडरी oocyte निकल गया, अब वो आ जाएगा इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ये तो ओवरी रह गया ना, ओवरी यहीं रह गया, ओवम में निकल गया, ओवम में बोल देते हैं, चलिए मान लीजिए आ गया आपका फैलोपियन ट्यूब में और आ गया। इधर से स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज करेगा, नहीं करेगा तो फिर वो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग फेज में वो ब्लीडिंग ब्लड के साथ बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर निकल के आपका फैलोपियन ट्यूब में चला गया, इसको बोल देते हैं गोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ओवरी में क्या हो गया, क्या बच गया, यहाँ पे मेन मटेरियल चला गया। इसकी याद में देखिए अब यहाँ पे क्या क्या घटना हो रहा है। ये ग्राफियन फॉलिकल तो बेचारा रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हो गया। देखिए ओव्यूलेशन से पहले तक ना उतना ज्यादा ब्लड वेसल वगैरह का एग्रीगेशन नहीं होता है, ये सब स्ट्रक्चर में होता है, थीका इंटरना वगैरह पे थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उतना ज्यादा वास्कुलराइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे ओव्यूलेशन हो जाएगा यहाँ पे वास्कुलराइजेशन पूरा प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि ब्लड जो है वो ब्लड क्लॉट करने लग जाएगा, ब्लड का काफी ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस होने लग जाएगा। इसीलिए इसके बाद वाला स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेगिकम। और हमको तो पता है हिम वर्ड जहां आ गया, हिम का मतलब क्या, ब्लड, हिम का मतलब ब्लड। इसके बाद ये जो है, इसके बाद आगे का स्टेज बन जाएगा, नेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर बन गया, इसको येलो बॉडी बोलते हैं, पीला कलर का, पेल येलोइश कलर का इसका लुक होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये पीला कलर होने का वजह है कहे कि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं ल्यूटीन पिगमेंट बोलते हैं, इसीलिए तो नाम भी पड़ा है कॉर्पस ल्यूटियम। ये आपका येलो बॉडी होता है, येलो कलर का होता है, ये येलो बॉडी यहाँ पे रह गया। आपको हम बता देते हैं ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना बहुत वाइटल है, ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अब हम लोग समझते हैं हो क्या रहा है। देखिए आपका जो सेकेंडरी oocyte था आ गया है इनटू द फैलोपियन ट्यूब। मान लीजिए यहाँ से देखिए अब दो चांस बन सकता है, या तो स्पर्म आकर के मीट करेगा या स्पर्म मीट नहीं करेगा। अगर स्पर्म मीट कर गया ओवम के साथ, अगर स्पर्म मेल और फीमेल गैमेट का मीटिंग हो गया यानी कि प्रेगनेंसी हो जाएगा। जब प्रेगनेंसी हो जाएगा ना तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये बना का बना रह जाएगा, ये सब साइकिल वापस से रिपीट नहीं होगा, ये सब कुछ सस्पेंड हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा और आपका कॉर्पस ल्यूटियम बना रह जाएगा। कब तक बना रहेगा भैया, ये बना रह जाएगा टिल पार्चुरेशन, अगला 9 महीना तक अगर प्रेगनेंसी। इसलिए तो हम बोल रहे हैं यूट्रस में क्या चीज हो रहा है उसका इफेक्ट देखिए यहां से कैसे कंट्रोल हो रहा है। देखिए अगर प्रेगनेंसी जो है वो हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह जाएगा, 9 महीना तक मेंटेन रह जाएगा, काहे कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। और आपको तो पता है कि अगर प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है तो कौन सा हार्मोन काम में आता है, प्रोजेस्टेरॉन काम में आता है। अरे एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन है, तो प्रोजेस्टेरॉन वहां पे मेंटेन हाँ, इसीलिए तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना चाहिए। हालांकि कॉर्पस ल्यूटियम का जो ड्यूटी है ना, इसका ड्यूटी खाली 3 से 4 या 4 से 5 महीना तक रहता है कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का कॉर्पस ल्यूटियम देखिए 4 महीना तक पूरा मेहनत करेगा। हम बात कर रहे हैं जब प्रेगनेंसी हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम 4 महीना तक ढेर ढेर करके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा और बोलेगा अरे भाई एंडोमेट्रियम तुम अपना बेड बना करके रखो, अच्छा से बेड तैयारी रखो, बेड तो है, बेबी तो आ चुका है और बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये बोलेगा एकदम अच्छा से अपना काम को करते रहो। लेकिन जब 3-4 महीना 4-5 महीना के बाद होता है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम थक जाता है, ये बोलता है कि अब हमसे ज़्यादा काम नहीं होगा, कोई और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करो भाई। तब जो बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तब वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने का काम कर देता है प्लेसेंटा। और अब आपका प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन तो बनाना ही पड़ेगा, सिंपल सा बात है, प्रोजेस्टेरॉन नहीं देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। इसी की वजह से एबॉर्शन हो जाता है कई बार। जो एबॉर्शन का जो चांस रहता है यानी कि मिसकैरेज होने का जो चांस रहता है, मैक्सिमम चांस रहता है टिल 4th मंथ। ऐसा नहीं है कि 8 या 9th मंथ का प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ज़्यादा चांस रहेगा मिसकैरेज का, नहीं, ज़्यादा जो चांस रहता है एबॉर्शन का वो होता है 4थे महीने तक। काहे कि उसी दौरान जो है आपका प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कई दफ़ा ऐसा अगर हो गया कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह डिग्रेड कर गया, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए भी एगो हार्मोन चाहिए,
LH चाहिए। हम बताए थे हार्मोनल पार्ट आएगा दिमाग चकराएगा, इसलिए तो बोले थे जो उस पे कमांड कर लिया वो सब पे कमांड कर लेगा। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन, क्वेश्चन आ चुका है नीट में, इधर तो देखो नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट में क्वेश्चन आया है कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड बाय विच हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देखिए यहाँ पे LH का जरूरत पड़ेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रहेगा तभी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखा जा सकेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वगैरह भी मेंटेन रह जाएगा। वो LH जो है ना वो आपका आता है जब बेबी जो है मदर का यूट्रस में जो है इम्प्लांटेशन होता है ना, जब जमता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वहां पे एक लेयर बनता है ट्रोफोब्लास्ट सेल का लेयर बनता है, वही रिलीज करता है वो ह्यूमन कोरियानोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है, HCG रिलीज करता है। यानी कि बेबी जो है मदर के यूट्रस में इंप्लांटिंग होगा, HCG रिलीज करता है। और वही HCG जब यूरिन में निकलता है ना तभी हम लोग बोलते हैं कि अरे भैया शी इज प्रेग्नेंट। हाँ, प्रेगनेंसी का टेस्ट भी, क्या बोले, प्रेगनेंसी किट भी इसी पे काम करता है, प्रेगनेंसी किट भी इसी पे काम करता है, HCG पे ही काम करता है। जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट रहेगी उसके बॉडी के अंदर HCG का रिलीज ज्यादा हो जाएगा। और वही जो प्रेगनेंसी किट रहता है ना उसके अंदर बोला जाता है कि मॉर्निंग का पहला यूरिन को उसमें डालिए। आप यूरिन को जैसे डालेंगे आपका यूरिन में भी प्रेजेंट होगा HCG जैसे ही रहेगा आपका जो किट रहता है किट का कलर चेंज कर देगा। और फिर सब आपको बोलेंगे भैया बधाई हो, भैया क्या बहना बधाई हो आप मां बनने वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही कंफर्मेशन होता है। ह्यूमन कोरियानोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG इसी को रिलीज करता है। यही HCG जो है यहाँ LH के जैसा काम करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। जब अगर प्रेगनेंसी, ये तो गया पहला केस कि अगर प्रेगनेंसी हुआ, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ फिर तो कोई बातें नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम बेचारा अब क्या करेगा, किसके लिए जिंदा रहेगा, है बेचारा किसके लिए जी नहीं बोलता है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, अरे कुमार सानू का जिए तो जिए, हाँ वैसे किसके लिए। अब ये क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अनदर स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेन। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन, व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है, हाँ तो इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेन बन जाएगा और कहानी खत्म। फिर से इधर का कहानी स्टार्ट होने लग जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम 23rd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 23वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा और कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी हुआ कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, नहीं हुआ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉर्पस एल्बिकेन, व्हाइट बॉडी इसको बोलते हैं। सो द येलो बॉडी इज कॉर्पस ल्यूटियम, व्हाइट बॉडी इज कॉर्पस एल्बिकेन। बोलिए यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। एक बार हम फटाफट से रिव्यू कर देते हैं, मेन जो बात है उसको आप समझ लीजिए। यहां पे एक एक स्टेप को आप जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए पहले डेवलपमेंट वाला स्टेज का नाम याद कीजिए, प्राइमोडियल फॉलिकल, ये तो बहुत आसान है। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस हिमोरेगिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेन। 9 गो स्ट्रक्चर बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉर्पस एल्बिकेन 9 गो स्ट्रक्चर बन गया। बाकी थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस हुआ, ये सब हम बात कर चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरी का होता है, इस तरीके से ये जो ओवरी है ये कंट्रोल करती है प्रेगनेंसी को। और अगर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल नहीं रहा या फिर प्रोजेस्टेरोन वगैरह का लेवल घट गया तो चौथा महीना तक जो है अगर मान लीजिए LH नहीं मिला कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेन में। आप समझ जाइए प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ये काम यहाँ पे करता है। 4 से 5 महीना के बाद प्लेसेंटा डेवलप कर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का रोल को टेक ओवर कर लेता है और अपना ये करता है। इस तरीके से ये ओवरी और ये इससे रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से रिलेटेड सारा बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए ठीक है, और कुछ और एनीथिंग? कैलकुलेशन बताने वाले थे हम, अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। देखिए कैलकुलेशन अभी बता देते हैं, चलिए ठीक है बताइए देते हैं, आप बोल रहे हैं तो देखिए हम लोग बात किए थे ना किस तरीके से 450 जो है एग का रिलीज होता है, 450 एग का रिलीज होता है। चलिए मान लीजिए एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, मान लीजिए 13 साल से, मान लीजिए 13 साल से, मान लीजिए 13 साल से 50 साल तक मान लीजिए उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड, इसको वेरी करता है ना, 11 साल 12 साल से स्टार्ट होता है, किसी का 15 साल से स्टार्ट होता है, किसी का लेट खत्म होता है 50 साल में खत्म होता है, किसी का 45 48, 13 साल से 50 साल तक मान लीजिए कितना हो गया अनुरूपा जी जल्दी बताइए? 37 37 साल आपको हम गिनने बता रहे हैं, 37 साल हो गया। 37 साल में कितना महीना?
444 महीना हो गया इसका, 444 महीना इसका हो गया। अच्छा 444 महीना में 400 कितना प्रेगनेंसी होना है, इस महिला को कितना बेबी चाहिए आप बताइए, आप बोल दीजिए आपका हिसाब से कितना बेबी लेना है इसको, बोलिए किंग साहब कितना बेबी चाहिए आपको। ये देखिए किंग साहब बोल रहा है 10 को बेबी चाहिए ना, बोलिए ओम कितना बेबी चाहिए, जल्दी बोलिए कैलकुलेशन करेंगे कितना, जल्दी बोलिए कितना बेबी चाहिए, ओम वर्मा जल्दी बोलिए। एक ही गोल लेंगे, अच्छा चलिए ठीक है, एक प्लानिंग हो चुका है पहले ही, वो सब जो होता है ना, मतलब होता है ना कि मेरे बाबू ने खाना खाया तो उस दौरान बहुत सारा प्लानिंग हो जाता है, फैमिली प्लानिंग भी हो जाता है कि कितना इस तरह का रहेगा। मान लीजिए अगर एक बेबी रहा, अच्छा तो 9 मंथ का प्रेगनेंसी हो जाएगा और 6 मंथ का हो जाएगा उसका लैक्टेशन, मतलब 15 महीना माइनस, 444 में से 15 महीना माइनस कर दीजिए, बोलिए कितना हो गया। 429, यानी कि इस फीमेल का पूरा लाइफ में कितना सारा ओवम निकलेगा, कितना सारा सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा, 429 गो। हम तो आपको पहले ही बताए थे लगभग 400 से 450 ओवम निकलता है, देखिए 429 निकल के आ रहा है। ठीक है चलिए बहुत ही अच्छा क्लास रहा, हमको भी मजा आया, गर्मी था लेकिन गर्मी बुझाया नहीं। चलिए ठीक है, हम लोग इतना ही रखते हैं आज के क्लास के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।